नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ एक बार फिर हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक पाठक जी का स्वागत करते हैं। व्यालोक जी, राम राम, स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, इकोसिस्टम का नाम क्या संसद में लिया प्रधानमंत्री ने। अब यत्र तत्र सर्वत्र इकोसिस्टम खुल के सामने आ रहे हैं। और एक चीज और हुआ है, इस संसद में प्रधानमंत्री के दिए गए सर्व शिक्षा अभियान का असर यह हुआ है कि जो इकोसिस्टम अभी तक ढका छुपा था उसकी लोग पहचान कर रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका में भी क्या कोई इकोसिस्टम काम करता है? लोगों के शक सुबह अलग अलग तरीके से हमेशा जाहिर होते रहे। प्रारब्ध के इस मंच पर हमने और व्यालोक दोनों ने जुडिशरी को लेकर खूब सारी चर्चाएं की हैं। आप सभी ने उसको देखा। लेकिन जी हाँ साहब, आइए बात करते हैं आज केजरीवाल के जुडिशरी वाले इकोसिस्टम का। आप सबको पता है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने तकनीकी या लीगल आधार पर ही जमानत पर रोक लगा दी। और अब 150 वकील सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है सीजेआई को, चीफ जस्टिस भारत को, और ये कहा है कि साहब, केजरीवाल साहब को जमानत नहीं मिलना ये अच्छी बात नहीं है। आप सोचिए जरा, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब लोग, और यहां आती है वो पाखंडी अवमानना वाला खेल। इन 150 जज साहब लोगों ने हाई कोर्ट के उस जज साहब की निंदा की है, सवाल उठाए हैं उन पर कि उन्होंने क्यों जमानत रोक दिया। क्या अब दिल्ली हाई कोर्ट या वो जज 150 लोगों द्वारा की गई, क्योंकि देखिए वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हों या भारत के कुछ भी हों, लेकिन उससे पहले वो भारत के नागरिक हैं। 150 लोगों पर अवमानना का केस चलेगा क्या, जिन्होंने जज पर सवाल उठाया है? और इकोसिस्टम किस मजबूती से काम कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का हो, और तमाम लोगों के। अब धीरे धीरे इसी तरह से खुल के बात होगी कि साहब 150 वकीलों को उन्हीं के जज के खिलाफ खड़ा कर दिया। व्यालोक जी, मेरे ख्याल से भारतीय न्याय व्यवस्था का ये पहला इकोसिस्टम का नमूना जो बिल्कुल नंगा होकर देश के सामने खड़ा है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं है। अभी तो हमें बहुत, वो एक वेब सीरीज में डायलॉग है ना कि अभी तो हमें बहुत जलील होना है। तो अभी तो न्यायाधीशों को, सो कॉल्ड न्यायाधीशों को बहुत ही ज्यादा ये होना है, जलील होना है। और इस देश की जनता जब जिस दिन उनको दौड़ा लेगी, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, और ये निकट भविष्य में होने वाला है। आपने जो बात की कि इस पर क्या अवमानना होगी या मान होगी, तो भाई किस पर अवमानना करेंगे? वो वकील भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा है ना, और वो जानते हैं। आप देखिए कि रजाकार ओवैसी संसद इस देश की सर्वोच्च पंचायत में जाकर जय फिलिस्तीन लगाता है, और उसका कोई बाल बांका तक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड वह भी वकील है, और उसको भी पता है कि कानून में कहाँ लूप होल्स हैं। और उसने हंसते हुए और ऐसे चौड़े से, जैसे वो विलन वगैरह नहीं होते हैं फिल्मों में, वो संसद में जिस तरह बैठता है, आप उसका अंदाज देखिए। और उसने कहा कि मैंने भी कानून पढ़ा है, मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, और सचमुच नहीं हो सकती, क्योंकि फिलिस्तीन तो कोई देश है नहीं। और कानूनी प्रावधान यह है कि आप किसी दूसरे देश के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर नहीं कर सकते। तो भैया, जब देश ही नहीं है तो मैंने निष्ठा किसके प्रति जाहिर की? और ऐसे ही कानूनी नुक्तों में इस देश का तथाकथित न्याय, जिसको इन तथाकथित माननीयों ने, जिनकी आत्मा उनके काले लबादे से भी मैली और काली है, जिनके बाल उनके विग से चमकते नहीं हैं, लेकिन उनके दिमाग में उससे भी ज्यादा अंधकार भरा पड़ा है, और इन लोगों ने आज भारतीय न्याय व्यवस्था को ऐसी हालत में पहुंचाया है। आज देश के साथ सबसे बड़ा मजाक हुआ है, सबसे गंदी हरकत हुई है। मुझे नहीं पता इससे ज्यादा घटिया बात और कुछ हो सकती है या नहीं, जब एक आतंकवादी को असम से स्पेशल फ्लाइट लेकर जेट विमान से लाया गया, ताकि वह आतंकवादी जो इस देश की जड़ खोदने में लगा हुआ है, वह अमृतपाल सिंह हमारा माननीय संसद सदस्य बनेगा, हमारा सांसद बनेगा। और अब आप उस अमृतपाल को कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कहेंगे तो आप पर प्रिविलेज का मोशन हो जाएगा। आपको संसद में हो सकता है कि बुला के 8-10 घंटे खड़ा कर दिया जाए। ये देश है कि साला भटियार खाना है।
मतलब एक विराट प्रहसन ही तो चल रहा है, एक घटिया मजाक ही तो चल रहा है। आप न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, आप अपने संविधान की बात कीजिए। एक आतंकी ने ली है, एक दूसरे को भी जिताया है ना पंजाब की जनता ने, और 2-2 लाख वोट से जिताया है। और जिस इकोसिस्टम पर हम और आप बात करने जा रहे हैं कि 150 लोगों पर मानहानि का दावा हो, वो उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। और अब देखिए कि देश की सर्वोच्च अदालत में गुरुवार को, ये हमारे माननीय मंत्री जी का रखा हुआ डेटा है कि 67,000 से ज्यादा मुकदमे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 2.5 लाख से ज्यादा मुकदमे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और पूरे देश की जिला अदालतों को मिलाया जाए तो करीबन 2.5 या 3 करोड़ हैं, यानी 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे हैं। और कोविड काल से 8% तेजी से बढ़े हैं लंबित मुकदमे। और अब न्याय की बात कर रहे हैं, काहे का न्याय, काहे के ये न्यायाधीश, काहे की गरिमा, और काहे का, अरे पहले तुम्हारे जो लंबित मामले हैं उनको निपटाओ यार, सुप्रीम कोर्ट के माननीयों और अमाननीयों। तुमको तो इससे फुर्सत नहीं है कि दही कट्टू में जली कट्टू में बैल जाएगा कि भैंस जाएगा, दही हांडी की लंबाई कितनी रहेगी, और तुम लोग बात करते हो 2.5 महीने से छुट्टी पर हो, और हमारा आपका सबका टैक्स पेयर्स का खून चूस के ये लोग बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी गद्दियों पर। इन लोगों को शर्म नहीं आती है? तो इसलिए वकीलों ने तो ठीक किया है, और अगली बार इससे भी बढ़िया फैसला करे जनता, इन लोगों को दौड़ाए, और तब ये लोग समझेंगे कि इन्होंने कितना घटिया मजाक इस देश की न्याय व्यवस्था को बना के रखा हुआ है। 35 परिवारों में इन्होंने पूरे देश को पंगु कर दिया है। बिल्कुल व्यालोक जी, आपने पहले भी बातचीत में निकल के आया था कि लगभग 2 दर्जन या 2.5 दर्जन के आसपास परिवार हैं जिनका कि पूरा इंडियन जुडिशरी पे कब्जा है, और वो तथ्य के साथ हैं। अगर जरूरत हुई तो कभी उस पर भी विस्तार से बात कर लेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए आप इकोसिस्टम, जब मैं ये कह रहा हूं कि इनके ऊपर अवमानना, तो भाई साहब 150 ये उदाहरण है ना। जब कोई एक कमेंट पास कर देता है, किसी सोशल मीडिया पे पास कर देता है, आप स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, अवमानना आपकी हो जाती है। ये 150 लोग आपके ही एक जज के मुंह पे कालिख लगा रहे हैं। आप सोचिए उस चिट्ठी में इन लोगों ने लिखा क्या है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस, और मैं भी अब नाम लूंगा साहब, बहुत सिखाया लोगों ने मुझे कि जब आप जुडिशरी पे बात कीजिए तो नाम मत लिया कीजिए। अरे साहब, चिट्ठी में लिखा है, हाई कोर्ट के जिस जज ने अरविंद केजरीवाल की जमानत निरस्त की थी, रोक लगाई थी, जस्टिस सुधीर जैन, इन 150 लोगों ने ये चिट्ठी लिखी है सीजेआई को कि इनको केजरीवाल के खिलाफ जो भी ईडी के अर्जी के मामले हैं उनकी सुनवाई से हटा देना चाहिए। ये साफ साफ तौर पर केजरीवाल के एजेंडे पर काम कर रहे हैं ये 150 लोग। इसी तरह का कभी चिट्ठी लिखने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अमेरिका को चिट्ठी लिख दी, साहब वीजा मत दीजिएगा। इस तरह का इकोसिस्टम पहले से आया। प्रधानमंत्री ने क्या देर कर दी 10 साल के बाद इकोसिस्टम इस तरीके से कहने का, और उसके बाद ये कहने का कि उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। तो अगर मैं प्रधानमंत्री के कथन पे ही जाऊं तो क्या हम और आप जैसे लोगों को उन्हीं भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए इन इकोसिस्टम्स को, जो अब साफ तौर पर दलाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को चिट्ठी लिखने के बाद। अरविंद केजरीवाल के पेरोल पर नहीं है ये 150 लोग। और एक चीज और जोड़ दूं, आपने बात की कि लाखों मुकदमे लंबित हैं, तो यहां सरकार भी तुली हुई है। भारतीय न्याय दंड व्यवस्था आने के बाद, संहिता आने के बाद आप देखिए लगातार काम भी हो रहा है साहब। वहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल साहब ने एक और, वो जो केजरीवाल गिरोह का एक भ्रष्ट है जो बाहर अभी तिहाड़ के बाहर घूम रहा है, उसके खिलाफ जांच लिख दी है। तो मुकदमे तो और बढ़ेंगे। मुकदमे जितने बढ़ेंगे उसी तरह से ये दलाली बढ़ेगी। अब मैं सीधे इकोसिस्टम, अगर बड़ा सभ्य शब्द है, प्रधानमंत्री को अच्छा लगता है, मैं तो दलाल कहूंगा। ये दलाली किस तरीके से खुलेआम चल रही है। आपको ये नहीं लगता कि ये जो दलाली चल रही है, और जिसे मैं फल फूल या मिठाई वगैरह कहता हूं, ये क्या इन 150 वकीलों को वैसे ही हिम्मत आ गई लिखने की, या इनको पता है कि ऊपर के घर में और ज्यादा बड़ी वाली पेटी जा रही है? तभी मैं कह रहा हूं व्यालोक जी, खुल के बताइए, दलाली है। इन्होंने पैसे खाए हैं 150 लोगों ने, ये उपकृत हैं, ये केजरीवाल गिरोह द्वारा काम पे लगाए गए हैं। बिल्कुल हैं, और इतना ही नहीं, अभी ये और भी खुलकर आएंगे। और देखिए, आपने जो कहा कि 10 साल क्या देर हो गई मोदी सरकार को, या जो भी, नहीं, मोदी सरकार का एजेंडा पहले दिन से क्लियर था। हाँ, पर्याप्त उनको इनकी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ था, या जो भी, या वो जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर बात शुरू की थी। और उनको आखिरकार इन्हीं
सस्ते न्यायमूर्तियों ने, जो पग पग पर बिकते हैं, उन लोगों ने वापस कदम खींचने पर मजबूर किया। और अभी भी वो मामला पेंडिंग है, ऐसा नहीं है कि वो मामला खत्म हो गया है। और जो आप 3 नए आपराधिक कानूनों की बात कर रहे हैं, उससे तो बहुत सारी चीजें इसलिए क्लियर होंगी क्योंकि उसमें आरोप पत्र दाखिल करने का समय तय हो गया है। आप ये बताइए कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बड़ी-बड़ी तो हाँकते हैं कि देश को ऐसे चलना चाहिए, देश फलाने ढंग से चलना चाहिए। तो इन महामूर्खों को यह नहीं समझ, या जोकर्स को ये नहीं समझ में आता कि भैया आज जब 1 सेकंड में कोई चिट्ठी कहीं से कहीं पहुंच सकती है, तब भी तुमने 30 दिन का टाइम क्यों रखा हुआ है? ये मतलब बताने के लिए क्या हमें और आपको बैठना पड़ेगा? वैसे तो ये लोग बड़ी-बड़ी गाड़ी लेते हैं, 1 घंटे तक ज्ञान, 6 बजे तक काम कर लेते हैं, तो राष्ट्रीय खबर, राष्ट्रीय आपदा बना देते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग उसमें लग जाता है। आय हाय हाय मेला छोना बाबू छिजय छाया आज बला काम किए हैं, 6 बजे तक काम किए हैं। अरे रोजाना 12-12 घंटे इस देश के आम नागरिक 12 घंटे से कम कोई भी काम नहीं करता, चाहे वो घर में करे, बाहर करे, कहीं करे। आपने एक दिन साहब 8 घंटे भी नहीं, क्योंकि आप तो पहुंचते हैं 11 बजे, 12 बजे, जब मर्जी हो। भाई आप देवता हैं, मालिक हैं, जब मन हुआ टहलते हुए पहुंच गए, चोगा लहरा के ऑर्डर ऑर्डर। आप हिंदी नहीं बोल सकते हैं, हिंदी समझ नहीं सकते हैं, तो काहे के सुप्रीम और काहे के कोर्ट भैया? जब तुम हमारी भाषा ही नहीं समझ रहे हो, तो तुम हमारा न्याय क्या करोगे? वही बात है ना कि करते रहिए मीटिंग मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग मीटिंग, अलहुआ मीटिंग, तो करते रहिए न्याय का नाटक, अलहुआ न्याय। बात तो वही है। और सीधी सी बात यह है कि थोड़ा सा मैं एकदम गंभीरता से ये कहना चाहूंगा कि ये बात केजरीवाल की नहीं है। केजरीवाल तो चूंकि इतना बड़ा फ्रॉड है कि उसका इकोसिस्टम में उतनी बड़ी दखल है। आप देखिए एक आदिवासी मुख्यमंत्री जिसको 3-4 महीने तक सड़ाया गया, लेकिन उसकी भी आखिरकार इकोसिस्टम में इतनी जगह मिलती है कि वो फिर से बेचारा मुख्यमंत्री बन गया। आहा, 3 महीने मुख्यमंत्री पद से दूर रहना पड़ा साहब आदिवासी मुख्यमंत्री को, है। लेकिन हाई कोर्ट के जज को दया आई और उन्होंने कह दिया कि है ईडी वाले क्या कर रहे हो बे, ऐसे कैसे होता है? ये तो संभव ही नहीं है। मतलब अब चरित्र प्रमाण पत्र भी कोर्ट्स दे रहे हैं। अच्छा, उनको भूत भविष्य वर्तमान सब पता रहता है। वो कह देते हैं कि हेमंत सोरेन की इस मामले में संलिप्तता संभव नहीं दिखती है। अब ये एक शब्द, एक वाक्य, आप सोचिए इसकी कितनी व्याख्याएं होंगी। हेमंत सोरेन के समर्थक तो उसी को लेकर उड़ेंगे ना। बिल्कुल। ये अलग बात है कि हेमंत सोरेन के बाबूजी वही थे जिन्होंने पहली बार हमको वोट फॉर कैश और उतने सारे नोटों का पैसा हमें दिखा था अटैची में भर भर के, वही थे उनके बाबूजी। लेकिन खैर वो एकदम बेदाग हैं और ये बात केवल इस देश के एक हाई कोर्ट के एक जज को पता है, बाकी पूरा सिस्टम गया भाड़ में। बिल्कुल। और कितने चमत्कार की बात है और मजे की बात यह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन जिस मामले में ये गए हैं वो इनको खान अलॉट, और खनन मंत्री खुद थे, यानी खुद ही खनन मंत्री ने खुद को ही अलॉट कर लिया। तो ये नेहरू जी की याद दिलाती है कि नेहरू जी ने खुद ही को जो है भारत रत्न दे दिया। तो इकोसिस्टम का ये जो सारे कारनामे अब सामने आ रहे हैं, वैलोक जी आप कॉन्फिडेंस देखिए। ईडी ने जब मुकदमा किया था शराब कांड में केजरीवाल के खिलाफ, तो केजरीवाल बेल मांगने नहीं गए, केजरीवाल गए मुकदमा निरस्त कराने। और अब जब सीबीआई ने उठाया है तो सीबीआई के खिलाफ भी बेल नहीं। हाईकोर्ट ने पूछा कि भैया बेल कब लगाओगे, बोलो वो भी लगाएंगे। इनका कॉन्फिडेंस अपने एजेंटों, अपने दलालों पर इस कदर है कि वो सीबीआई के केस में भी गए हैं और कह रहे हैं कि साहब ये मुकदमा निरस्त करो। तो कहां तो आरोपी या अपराधी भारत में अब तक ये देखा गया है कि वो जमानत मांगे। वो जमानत कई बार लोग जो है पहले ही मांग लेते हैं, कई बार अरेस्ट होने के बाद मांगते हैं, लेकिन यहां पर ऐसी अराजकता दिखाई जा रही है और ये बिना न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका के लोगों से साठगांठ के, बिना किसी वजह के नहीं की जा सकती। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कि साहब हम मुकदमा निरस्त करो।
और खेल आप देखिए, एक जज के खिलाफ लिखवा दिया, 150 लोग सामने खड़े कर दिए। अब ऐसे में भी आपने हेमंत सोरेन का मामला रख दिया। अरे भाई, मुख्यमंत्री थे, तिहाड़ गए, तिहाड़ से निकले, फिर मुख्यमंत्री हुए। तो इस तरह की जब सारी चीजें छिटक के आई हैं, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन से पहले कई बार कहा था कि साहब बेहद कड़ाई देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, संख्या 240 आ गई, लेकिन तेवर तो अभी भी बरकरार वही वाले हैं। तो क्या इंडियन जुडिशरी में जो सुधार अपेक्षित हैं, जिसके लिए ऑलरेडी सरकार आगे बढ़ी थी, सुप्रीम कोर्ट साहब ने रोक दिया, लेकिन कब तक रोकेंगे? क्या कोई इस कार्यकाल में ऐसा इनिशिएटिव आप देख पाते हैं? वो अगर नहीं करेंगे तो अगली बार नरेंद्र मोदी और भाजपा, ये 240 में से अंत का जीरो हट जाएगा। अगर इन्होंने जुडिशरी को, और ये जो चौथा पांचवा खंभा जो है सो कॉल्ड पत्रकारिता की आड़ में जो लोग देश को जलाने को निकले हैं, अगर इस पूरे इकोसिस्टम पर सफाई नहीं हुई, नकेल नहीं कसी गई, तो भाजपा का 3 अंकों में पहुंचना मुश्किल होगा। क्योंकि अब जनता जान चुकी है ना भाई, इस बार कम सीटें क्यों आई थोड़ी बहुत, इसलिए कि जनता, चलो यार थोड़ा हम लोग आलसी भी हैं, मोदी जी वहां है, चल रहा है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है, ऐसा कोई खतरा? भाई हिंदू लोग तो वैसे भी परम आलसी होते हैं, तो उनको ऐसा खतरा भी नहीं दिखा कि भाई दूसरे लोग भर भर के कहां से, बहरीन कतर से आ रहे हैं वोटिंग करने मात्र, या केरल से, या जहां से भी, तुम कम से कम वोटिंग कर दो। तो वो नहीं हुई। लेकिन राम मंदिर हो चुका है, 370 जा चुका है, यूसीसी की प्रक्रिया चालू है, और ले दे के मोमिन भाई भी समझ चुके हैं कि आज न कल ये मामला यूसीसी आएगा। यूसीसी में तो अब मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी दम छोड़ दिया है कि नहीं भैया, अब ये तो आएगा। हाँ, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी भी महिलाओं में भले ही 0.01% हो, लेकिन आग सुलगनी चालू हो गई है। सीए आ चुका है, एनआरसी का जो परीक्षण कहते हैं वो हिमंता के निर्देशन में चल रहा है, तो वो भी आ जाएगा। तो अब भाजपा को जनता वोट क्यों देगी? भाई इकोनॉमी ठीक ही ठाक है, लोग हल्ला करते रहे, जो भी करते रहे, लेकिन जिस देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है उसमें अभी तक हम लोग भुखमरी की हालत में नहीं पहुंचे हैं। अभी तक हम लोग विश्व में दो जगह युद्ध चल रहे हैं, इसके बावजूद ठीक ठाक चल रहे हैं। उसका कोई सीधा असर नहीं है, ठीक है, तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो सीधी सी बात है, अंतिम लक्ष्य और अंतिम प्रहार जुडिशरी पर होना चाहिए, और होना ही चाहिए, क्योंकि जुडिशरी को इन लोगों ने रक्काशा के पांव की उस पाजेब की तरह बना रखा है, जो केवल थैली शाहों की मोतियों की खनक से खनकती हैं। आम आदमी, क्या बात है, अरे साहब क्या बात है, क्या बात है, और सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले दम तोड़ देता है। क्या बात है। और अब तो आप देखें ना, फरमाइश पर नृत्य पेश किए जा रहे हैं। ये फरमाइश ही तो है, किसकी फरमाइश पर 150 लोग मुजरा करने खड़े हो गए? अपने ही हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ। लेकिन भली बात कुल मिला के ये है, अगर कहें इन तमाम नकारात्मकताओं के बीच में से भी हासिल जमा क्या है, तो हासिल जमा यही है कि अब तक ये अंदाजा लगाया जाता था, स्वाभाविक समझा जाता था जिस घटना को, आप देखिए हाथरस में ही जैसे ही सपा का, अखिलेश यादव का, शिवपाल यादव का कनेक्शन आया मथुरा कांड की तरह, वैसे ही राहुल गांधी गिद्ध की तरह गिद्ध भोज करने पहुंच गए हाथरस। तो ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम तेरे रूप अनेक, कहीं पर आपको पत्रकार इकोसिस्टम का हिस्सा दिखाई देगा, कहीं पर वकील आपको इकोसिस्टम का हिस्सा दिखाई देगा। आज हमने दर्शकों बात की है भारत की न्यायपालिका में इकोसिस्टम का। अगर कोई सबसे जीता जागता और सबसे नवीनतम उदाहरण अगर देखने को मिलता है, तो ये ऐतिहासिक रूप से किसी एक जज को मुकदमे की सुनवाई किसी एक खास अपराधी, आरोपी, विचाराधीन कैदी, सीबीआई के गिरफ्त में आर्थिक कदाचार के मामले में अगर है, तो उस बचाने के लिए, उसकी सजा को बचाने के लिए एक जज के खिलाफ 150 लोग उतार दिए जाते हैं। ये इकोसिस्टम है जो इंडियन जुडिशरी में काम करता हुआ बरामद हुआ है, दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने देर ही सही, हालांकि हर चीज प्रधानमंत्री कहें और उसके बाद ही पहचान हो, ये बात भी सच है कि पिछले 10 सालों में इस देश में विदेशी एजेंटों पर खूब बात हुई है, कबाल पर खूब बात हो रही है, डीप स्टेट पर खूब बात हो रही है। ये सब चीजें पहले लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती थी, लेकिन बात इस पे हो रही है, और भला हो एक दशक के बाद ही सही, जब नेहरू की बराबरी कर लिया है प्रधानमंत्री ने, तब ये वो बात कह रहे हैं, और अब इसकी पहचान हर जगह हो रही है। आर्ट एंड म्यूजिक में
कब नहीं रहा है, फिल्मों में कब नहीं रहा है, स्पोर्ट्स में कब नहीं रहा है, देश में कब नहीं रहा है, विदेश में कब नहीं रहा है। और मुझे स्वर्गीय बिपिन रावत सर की वो लाइन याद आ जाती है कि हम 2.5 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। उन 2.5 मोर्चे कैसे कैसे बने हैं, उनमें कितना कितना स्टेक किस किस इकोसिस्टम का है, अब इस देश को उसकी भी पहचान करनी रहेगी। अग्निवीर योजना को लेके राहुल गांधी अगर इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि ठीक है अग्निवीर, और जब जिसकी सेना तारीफ कर रही है, जिसकी सेना के लोग तारीफ कर रहे हैं, तो ये वो इकोसिस्टम है जो चाइना के फंडिंग पर चल रहा है और राहुल गांधी उसके एजेंट है। तो इकोसिस्टम बिल्कुल उस चेहरे की तरह है जिसका कोई एक चेहरा नहीं है और वो हमेशा अपने काम पर रहता है, 24 घंटे रहता है, 24/7 रहता है। इसकी पहचान लगातार बनेगी। अब देखना यह है कि सीजेआई साहब छुट्टी से आने के बाद, अंगड़ाइयां लेने के बाद, जब अपनी न्याय की उस सो कॉल्ड कुर्सी पर बैठेंगे, तब केजरीवाल के इकोसिस्टम का क्या जोर दिखेगा इस मामले में, ये भी होते हुए हम यही देखेंगे। ब्यालोक जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और ब्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री जय श्री राम।